Yes, good morning, friends. Now let's shift to the next topic that is called cost in case of capital assets. अब देखो यहाँ पर हमने अब तक पढ़ा कि कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करना है। तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कि आपने कितने में बेचा, दैट इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें हम लोग माइनस करेंगे उसकी कॉस्ट, दैट इज आपने कितने में खरीदा वो। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, दैट इज करेक्ट नाउ। हाँ यस, चलिए। सो यहाँ पर डिफरेंट केस में कॉस्ट कैसे डिटरमाइन की जाती है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 55, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड ऑल। सबसे पहले बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुडविल और एनी अदर इंटेंजिबल असेट्स, और वी कैन से बिजनेस राइट्स। तो अगर आपने कोई इंटेंजिबल असेट्स है, गुडविल एटसेट्रा, अगर आपने उसको किसी से परचेज किया है पैसे देकर, ठीक है, तो आपने कितना पे किया है, दैट इज अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन, इसको हम बोलते हैं परचेज्ड असेट। अगर मान लो आपने कोई पेटेंट खरीदी है 10 लाख रुपए में, तो उसके लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 लाख रुपए। डन। इन केस ऑफ अक्वायर्ड फ्रॉम ए प्रीवियस ओनर अंडर सेक्शन 47, आगे चल के हम लोग सेक्शन 47 डिस्कस करेंगे, वाज ऑल अबाउट एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। मतलब कोई लीगल हेयर्स को कोई आप असेट ट्रांसफर करते हो, जैसे मान लो पापा ने अपने बेटे को ये इंटेंजिबल असेट गिफ्ट करी हुई है, ठीक है, तो उस केस में उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। ठीक है, जो एग्जेम्प्ट केस के एग्जेम्प्ट ट्रांसफर के जो केसेस है उस केस में, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट एट विच द प्रीवियस ओनर हैज अक्वायर्ड। मतलब अगर पापा ने बेटे को वो पेटेंट दिया है, ठीक है, इनहेरिटेंस या फिर गिफ्ट में, तो इसको माना गया है एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, जो हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 47 में। तो बेटे के हाथ में इसकी कॉस्ट कितनी, तो बेटा किसको पूछने जाएगा, सिंपल सी बात है, पापा को, कि पापा हमने कितने में खरीदा था, तो पापा बोलेंगे 5 लाख, तो 5 लाख। गॉट इट। देन इन केस ऑफ गुडविल, if depreciation is claimed up to 2019-10-20, such depreciation shall be reduced from the cost of asset। 1920 के बाद डेप्रिसिएशन पर गुडविल अलाउड नहीं था, ठीक है, तो उससे पहले का अगर है और आपने अगर कोई डेप्रिसिएशन पहले क्लेम कर चुके हो, तो उतना डेप्रिसिएशन आप क्या करोगे, अपनी गुडविल की कॉस्ट में से माइनस कर दोगे। सिंपल। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट इज नील इन एनी केस। अब मान लो आपका जो कोई इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुडविल, ठीक है, 10 लाख रुपए की आपने गुडविल परचेस करी है, फिर आपने अच्छा खासा बिजनेस डेवलप किया, आज उसकी वैल्यू हो गई है 1 करोड़। जब आपने खरीदा था गुडविल तब वो 10 लाख का था, आज उसकी वैल्यू हो गई है 1 करोड़। मतलब यहाँ पर आपकी मेहनत, जो 90 लाख इंप्रूवमेंट जो हुआ है गुडविल के अंदर, ये आपकी मेहनत है, इसको बोला जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसकी कॉस्ट हमेशा नील मानी जाती है। क्या मानी जाएगी, नील। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि कॉस्ट डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है। आप कैसे डिसाइड करोगे कि गुडविल जो हमने कमाई है इतने सालों में उसकी कॉस्ट इतनी है, राइट। तो अब उस केस में इनकम टैक्स ने स्पेसिफिकली ऐसा बोल दिया है कि इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, नील रहेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ केसेस देखते हैं हम लोग। वेयर द कैपिटल असेट बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी बिफोर 1/4/2001। अगर आपने कोई असेट परचेस किया है 2001 से पहले, तो उस केस में आपके हाथ में कॉस्ट क्या रहेगी, बिकॉज हमारे यहाँ पर इंडेक्सेशन हम लोग 2001 से कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो अगर 2001 से पहले है तो आपकी जितनी कॉस्ट, या फिर हम लोग कंसीडर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401 एट द ऑप्शन ऑफ असेसी। असेसी के पास चॉइस रहेगा कि उसको कौन सा कॉस्ट यहां पर कंसीडर करना है। यूजुअली हायर अमाउंट ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, सेकंड है where the capital asset become property of the assessee by mode specified in section 49(1) and the capital asset become property of the previous owner before 1401, then cost of capital asset as to the previous owner or FMV as on 1401 at the option of assessee। अब ये क्या है,
समझो, ये है अभी जो हमने डिस्कस किया वो एग्जेम ट्रांसफर वाला मैटर है। तो यहां पर ऐसा है कि भाई मिस्टर ए है, उसने अपना प्रॉपर्टी उसके सन को ट्रांसफर कर दिया। अब मिस्टर ए ने अक्वायर किया था फॉर एग्जांपल 1995 में, उसके बेटे को उसने गिफ्ट दिया या फिर आप मान के चलो इनहेरिटेंस में मिला है, उसको विल में मिला है इन 2012 में। अब सन जब ये प्रॉपर्टी बेचेगा तो सेल प्राइस तो हमें मिल गई, कितने में बेचा। नाउ वी आर कंसर्न अबाउट कॉस्ट। तो सन को पूछा जाएगा बेटा तुमने प्रॉपर्टी कितने में खरीदी थी। बेटा बोलेगा मुझे नहीं पता, पापा को पूछना पड़ेगा। तो उसने पापा को पूछा। सो यहाँ पर कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401। अब बोलेगा पापा ने भी 1995 में खरीदी हुई थी ये प्रॉपर्टी, तो हम लोग फिर 2001 का क्या ले लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करेंगे। डन। सो बहुत सिंपल सा हिसाब है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी का जन्म 1401 से पहले होता है, जन्म मतलब आपने अक्वायर कब किया है वो, अगर वो 1401 से पहले होता है तो उसकी कॉस्ट एज ऑन 1401 का जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको कंसीडर किया जाएगा। डन। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट कैपिटल असेट रिफर्ड टू इन ए एंड बी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब यहां पर ये जो हमने डिस्कस किया है दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, उसमें से ये जो असेट की हमने बात करी ये दोनों है लैंड या फिर बिल्डिंग है। ठीक है, जमीन या फिर मकान है। तो उस केस में क्या रहेगा, तो उस केस में बी आंसर तो हमारा सेम रहेगा। क्या, कॉस्ट आपने जो एक्चुअल में पे किया है वो, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401। ठीक है, बट यहां पर एक और रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। कौन सा, दैट इट सेल नॉट एक्सीड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सा हिसाब है यहां पर। क्या कि एक तो कॉस्ट या फिर एफएमवी लेंगे, लेकिन एफएमवी सेल नॉट एक्सीड एसडीवी। मतलब सिंपल अगर मैं बोलूं, सो एफएमवी और एसडीवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी लैंड बिल्डिंग का मैटर आएगा तब वहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का मैटर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बोला है where the capital asset become property of the assessee on distribution of the capital assets of a company on its liquidation. Section 46. The cost of acquisition means the FMV of the asset on the date of distribution. मतलब कंपनी लिक्विडेशन में गई है और उसने आपको प्रॉपर्टी यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करी है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो उसने आपको यहां पर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो क्या माना जाएगा कि जिस दिन आपको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हुई है उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला है where the capital asset become property of the previous owner or before the 14 or the assessee before 1401. The cost of improvement means all the expenditure of a capital nature incurred by making addition or alteration to the capital asset on or after the said date by the previous owner or the assessee. मतलब क्या बोलना चाहता है कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैरिड आउट बिफोर 1401 shall not be considered। उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, इग्नोर। मतलब अगर कोई भी इंप्रूवमेंट है प्रॉपर्टी में जो 1401 से पहले किया गया है उसको क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। रीजन क्या होता है कि जब हम फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करते हैं 1/4/2001 की, तब उसमें उसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड की जाती है। तो इंप्रूवमेंट बिफोर 1401 क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर। इंप्रूवमेंट आफ्टर 1401 उसमें आपने जितना खर्चा किया उतनी आपकी इंप्रूवमेंट कॉस्ट रहेगी वो। डन। देन where the cost for which the previous owner has acquired the property cannot be ascertained, then the cost of acquisition of the previous owner means what, fair market value, जिस दिन उसने खरीदा था तब। अब मान लो कॉस्ट डिटरमिनेबल नहीं है, तो उस केस में क्या माना जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, कितने में खरीदा वो पता नहीं है शायद, मे बी वॉट एवर मे बी द रीजन, राइट। तो उस केस में उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। डन। सो नाउ नेक्स्ट वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स टैक्सेबिलिटी ऑफ द फिनेंशियल असेट्स। ठीक है, देखो मैंने यहां पर जो अब तक डिस्कशन किया उसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने असेट परचेस किया है 1401 से पहले,
then cost will be FMV as on 1401 for all the asset except land and building, because लैंड एंड बिल्डिंग में एक और कैरेक्टर पिक्चर में आएगा, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, सो लैंड एंड बिल्डिंग के केस में क्या आएगा, लोअर ऑफ एफएमवी और एसडीवी। फेयर मार्केट वैल्यू आपकी 10 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9 लाख है, तो हम लोग 9 लाख कंसिडर करेंगे। एफएमवी अगर आपकी 12 लाख है, एसडीवी 13 लाख है, तो हम 12 लाख कंसिडर करेंगे। डन। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मैंने आपको बता दिया, हम लोग क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द फिनेंशियल असेट, कॉस्ट ऑफ द फिनेंशियल असेट। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे शेयर्स, डिबेंचर, ऐसी कोई भी फाइनेंशियल असेट्स है उसकी कॉस्ट के बारे में। अब नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूं कि आपने कोई शेयर्स बेचे हैं और आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो आप प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करोगे कि सर हमने जितने में शेयर बेचे वो, उसमें से हमने जितने में शेयर खरीदे थे वो, उन दोनों का डिफरेंस, वो क्या रहेगा, मेरा कैपिटल गेन। बहुत सिंपल है, राइट। लेकिन मान लो अगर बोनस शेयर हुआ तो क्या, राइट शेयर्स अगर हुए तो क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, अगर मान लो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है तो किस तरह से कंप्यूट करेंगे, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है तो किस तरह से कंप्यूट करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉस्ट अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ओरिजिनल शेयर्स की बात करते हैं, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ राइट्स और ए बोनस शेयर्स। मतलब इसके बेस पर आपको राइट शेयर या फिर बोनस शेयर मिलते हैं वो, मतलब ये आपके नॉर्मल शेयर्स हुए। नाउ व्हाट इट सेज, आपको यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या, तो आपने, बहुत सिंपल है, देखो इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें कॉस्ट क्या रहेगी, आपने शेयर कितने में परचेज किए वो, तो आपकी परचेज कॉस्ट, अगर आपने 1000 में परचेज किया तो 1000, 2000 में किया तो 2000, 200 में किया तो 200, जितने में परचेज किया वो। ठीक है, सेल कंसिडरेशन मतलब क्या होगा, आपके कितने शेयर्स है और आपने कितने में बेचे। मान लो आपने 100 शेयर्स आपके है, आपने 500 में बेचे, तो 50,000 आपकी सेल प्राइस हो गई। ठीक है, होल्डिंग पीरियड कहां से माना जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स टू द डेट ऑफ सेल। ये होल्डिंग पीरियड हम लोग क्यों डिसाइड करते हैं, टू डिटरमाइन लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, सिंपल। नेक्स्ट बात आती है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स मतलब जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं वो, तो बहुत सिंपल, जैसा आपको बताया मैंने कि अगर बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगे तो बोनस शेयर की कॉस्ट क्या रहेगी, नील। लेकिन ये चीज यहां पर एक ध्यान रखना, बोनस शेयर्स अलॉटेड आफ्टर 1401, उसकी कॉस्ट हम लोग क्या लेंगे, नील। लेकिन अगर बोनस शेयर बिफोर 1401 है तो क्या, ठीक है, अगर बोनस शेयर्स बिफोर 1401 है तो क्या, तो उस केस में हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 लेंगे। सर ऐसा क्यों, नाउ सी, जब भी बोनस इश्यू होता है, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में शेयर्स है उस पर पड़ता है। अब मान लो कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया, अब मार्केट में कोई शेयर फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का है, तो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी 250, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। मतलब जब भी बोनस इश्यू होता है उसकी इंपैक्ट उसकी मार्केट प्राइस पे पड़ता है। अगर 1401 से पहले कोई बोनस आया है तो उसका इंपैक्ट उस टाइम मार्केट में पड़ गया होगा, और 1401 की जो फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग लेते हैं उसमें उसकी इंपैक्ट देखने को मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर बोनस शेयर्स अगर 1401 से पहले है तो हम लोग उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ध्यान में रखेंगे, और अगर बोनस शेयर्स आफ्टर 1401 है तो उसकी कॉस्ट हम लोग लेंगे नील, बिकॉज ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेल कंसिडरेशन की, कितना आपने बेचा, कितने शेयर्स बेचे और कितने में बेचे वो। होल्डिंग पीरियड कहां से देखा जाएगा, डेट ऑफ अलॉटमेंट से डेट ऑफ सेल, तो इट इज क्वाइट नॉर्मल। यहां पर बोनस में आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो अगर बिफोर 1401 है तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401, और अगर आफ्टर 1401 है तो नील। ठीक है, उसके बाद आता है राइट एंटाइटलमेंट एंड राइट शेयर्स। ठीक है, चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय राइट एंटाइटलमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय राइट शेयर्स और ये सब। मान लो करंटली एक कॉन्सर्ट यहाँ पर बहुत अभी
ट्रेंडिंग में चल रहा है कोल्ड प्ले, आप सबने उसके बारे में सुना होगा, राइट? अब हुआ यूं कि आपको भी उसकी कुछ टिकट्स चाहिए, ठीक है? अब आपको टिकट्स मिल नहीं रही है, तो आपने यहां पर क्या किया कि जो ऑर्गेनाइजर थे वहां पे आपका कोई कांटेक्ट निकला, ठीक है? तो आपने उसको बताया कि यार मुझे भी टिकट्स चाहिए, तो उसने बोला टिकट तो तुझे काउंटर पे ही लेनी पड़ेगी, बट अभी सारी की सारी सोल्ड आउट है, तो टिकट मिलने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लो टिकट का प्राइस है 10,000 रुपए। अब उसने एक आपको लेटर दिया लिख के कि ये जो बंदा है ना, उसको 5 टिकट कोल्ड प्ले की देना, ठीक है? अब आपके पास वो कागज है, ठीक है? आप कहां जाओगे उसको लेकर? वो टिकट विंडो पे। उसने बोला सोल्ड आउट है। आपने बोला सोल्ड आउट की चिंता मत कर, मेरे पास ये कागज है देख, उसमें लिखा है कि 5 टिकट देनी है, तो आपको 5 टिकट मिलेगी। लेकिन क्या फ्री में मिलेगी? आंसर इज नो। आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? आपने उसको 10,000 रुपए, 5 टिकट के आपने टोटल उसको 50,000 रुपीज आपने पे किए, और आपने क्या किया, वहां से टिकट खरीद ली। तो आपको टिकट पड़ी कितने में? 50,000 रुपीज में। अच्छा, आपका जो आपके पास जो कागज था, क्या उसकी कोई कॉस्ट है क्या? आंसर इज नो, बिकॉज वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। तो ये जो कागज का मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड राइट एंटाइटलमेंट। एंड आपने जो उसके बेस पर जो टिकट्स खरीदी है, दैट इज कॉल्ड राइट शेयर्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको खाली 2 टिकट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? आप और आपके साथ जो भी जाना चाहता हो, 3 टिकट आपके पास अभी भी, वो लेटर के हिसाब से आपको अभी भी 3 टिकट मिल सकती है। अब आपने क्या आइडिया निकाला कि आप वहां टिकट विंडो के पास गए, बाहर को एक बंदा खड़ा था जिसको 3 टिकट चाहिए थी। आपने उसको बोला कि देख मेरे पास ये लेटर है, उसमें मुझे 5 टिकट मिल सकती है, मुझे 2 चाहिए, तू चाहे तो तू 3 टिकट ले ले। उसने बोला थैंक यू सो मच भाई साहब, ये आपने इतना बड़ा एहसान कर दिया। बोला मैं एहसान नहीं करता किसी को, आपको एक टिकट के बदले आपको मुझे 2,000 रुपये 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है? आपको मुझे कितने देने पड़ेंगे? 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। सो अब आपको वो 3 टिकट के हिसाब से आपको पैसा कितना मिला? 6,000 रुपये। अब 2 टिकट आपने अब खरीद ली 10-10 हजार देकर, और 3 टिकट उन लोगों ने खरीदी 10-10 हजार देकर। सो उसको मुझे एक चीज बताना, जो सामने बंदा था उसको ये टिकट कितने में पड़ी? एक तो 10,000 उसने टिकट का दिया, प्लस पर टिकट 2,000 आपको उस लेटर के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? वो लेटर में जो लिखा था ना, उसके लिए। सो दैट बिकम्स 12,000। तो उसके लिए 10,000 का टिकट का कॉस्ट प्लस 2,000 लेटर का कॉस्ट, मतलब राइट शेयर की भी कॉस्ट, प्लस क्या आएगा? राइट एंटाइटलमेंट की भी कॉस्ट। अब आपके लिए क्या हुआ? आपने जो टिकट खरीदी 10-10 हजार की, वो डन, तो आपके लिए 10,000 की कॉस्ट हो गई, सिंपल। आपको वो जो लेटर था, लेटर उसके बदले कितने मिले? 2,000 इंटू 3 दैट इज 6,000। आपको टोटल 6,000 रुपए मिले। आपको लेटर कितने में मिला था? फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ द राइट एंटाइटलमेंट फॉर यू इज ए नील। और सामने आपने उसमें से कितने पैसे कमाए? 6,000 रुपए। तो पूरा का पूरा आपका कैपिटल गेन हुआ। आपने राइट शेयर्स 10,000 में खरीदे, मतलब टिकट्स आपने कितने में खरीदी? 10,000 में। अब फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 की वो टिकट, आपने 2 टिकट खरीदी थी, एक आप और आपके साथ जो भी जाने वाला हो उसके लिए। अब जिस दिन शो था उस दिन हो सकता है कि ना एडजस्ट हुआ, आपके साथ जो आने वाला था वो किसी और के साथ चला गया, ठीक है? और आपके पास अब एक टिकट एक्स्ट्रा पड़ी है, अब आप अकेले हो। आपने सोचा अकेले ही क्यों जाए, एक काम करते हैं, दोनों टिकट को बेच देते हैं। आप उस दिन पहुंच गए स्टेडियम जहां पर इस कॉन्सर्ट होने वाला था। आपने बाहर वो टिकट 25,000 में बेच दी, एक टिकट 25,000 में। तो 2 टिकट कितने में गई? 50,000 में। तो आपको मिले 50,000। आपने विंडो पे कितने पे किए? 20,000। आपको 30,000 का फायदा हुआ। वेरी सिंपल, राइट? अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं राइट शेयर्स एंड राइट एंटाइटलमेंट। लुक, so I hope now you are clear with what is the right and what is the right shares, right? चलिए, say for example Miss Alia,
उसके पास 1000 ओरिजिनल शेयर्स है और उसको राइट मिला है 1:1 के रेशियो में कि अगर वो चाहे तो इस कंपनी के 1000 शेयर खरीद सकती है। अच्छा, कंपनी राइट्स क्यों देती है? कंपनी राइट्स इसलिए देती है ताकि ओनरशिप में जो प्रोपोर्शनेट है उसमें डाइल्यूजन ना हो कहीं भी। ठीक है, मतलब नए शेयर होल्डर्स आएंगे उससे पहले आपको एक चांस दिया जाता है कि करेंटली आप इसी कंपनी के और शेयर होल्डर हो तो आप इसमें बने रहो इफ यू वांट टू बाय सम न्यू स्टेक। देन ट्रांसफर्स 300 राइट्स एट द रेट 1000। अब यहां पर राइट्स उसको मिले कितने होंगे? एक 1:1 के रेशियो में 1000 राइट्स उसको मिले होंगे और उसमें से वो 100 राइट्स दे देती है मिस्टर रणवीर को और दोनों मिलके राइट शेयर परचेस करते हैं 600 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो आलिया ने टोटल 1000 में से आलिया ने 700 राइट शेयर खरीदे होंगे और रणबीर ने 300 राइट शेयर खरीदे होंगे। कितने के प्राइस से? 600 रुपए। ये आपकी टिकट की कॉस्ट हुई 10,000 रुपए थी वो। और ट्रांसफर्स 300 राइट्स टू 100, ये आपने जो 2-2 हजार में कोल्ड प्ले का जो लेटर बेचा था ना, वो है। आलिया सेल आलिया सेल ऑफ राइट्स 300 इंटू 100 30,000 बिकॉज राइट की कॉस्ट क्या थी? नील। आपको जो लेटर मिला था उसका आपने कुछ पैसा दिया नहीं, तो उसकी कॉस्ट क्या है? नील। तो आलिया के लिए सेल ऑफ राइट्स, ठीक, तो 300 राइट्स बेचे 100 रुपए, जो 30,000 रुपीज हुए हो। मतलब ये जो आपने 3 टिकट के लिए जो बेचा था 2-2 हजार में, वो 6,000 रुपए आपके आए वो। अब राइट शेयर्स की बात करें तो आलिया ने राइट शेयर्स खरीदे थे 600 रुपए में और ऐसे उसने 700 शेयर खरीदे थे, यहां हमने जो डिस्कस किया वो। तो उसकी कॉस्ट हुई 420 और 900 शेयर्स इंटू 700, 900 में मान लो उसने बेचे। ठीक है, सो दैट बिकम्स 630। तो आलिया का कैपिटल गेन हुआ 2,10,000। नाउ रणवीर के हाथ में अगर देखें तो हम लोग 900 इंटू 300, उसने 270 का टोटल शेयर सेल किए। अब उसकी यहां पर कॉस्ट हो गई 600, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ राइट शेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ राइट एंटाइटलमेंट, ये दोनों की कॉस्ट वहां पर ऐड हो जाएगी। तो उसकी कॉस्ट हुई 210 और उसको फायदा हुआ 60,000 रुपीज का। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। लुक क्या बोलता है, राइट एंटाइटलमेंट विच इज रिनाउंस्ड बाय द असेसी इन फेवर ऑफ अ पर्सन। लुक, तो आपकी कॉस्ट क्या रहेगी? नील। सेल मतलब आपने कितने में उसको दे दिया वो, तो आपने यहाँ पर 3 टिकट दिए थे 2000 में, तो आपको जो 6,000 रुपए मिले थे वो। ठीक है, होल्डिंग पीरियड जिस दिन आपको राइट मिला वहां से लेकर आपने सेल किया तब तक। राइट शेयर्स अक्वायर्ड बाय द असेसी यूजिंग राइट एंटाइटलमेंट की बात करें अगर हम, तो यहां पर आपने शेयर्स अक्वायर किए हैं, मतलब आपने वो टिकट्स खरीदी थी। ठीक है, सो आपने कितने टिकट्स खरीदी थी? 2 टिकट्स इंटू 10,000, सो कितने का पड़ा आपको? 20,000 का। ठीक है, फिर आपने उसको बेचा, आपने वो 2 टिकट बेच दी 25,000 में, सो 50,000 आपको पैसा मिला। सो 50 माइनस 20, 30,000 आपका हुआ कैपिटल गेन। ठीक है, और होल्डिंग पीरियड कहां से माना जाएगा? जिस दिन आपको शेयर्स अलॉट हुए और वहां से लेकर सेल तक। ठीक, अब बात करते हैं सामने वाला, जिसने वो लेटर से आपके पास से टिकट खरीदी थी वो, उसके हाथ में क्या होगा? तो राइट शेयर विच आर परचेज बाय द पर्सन इन हुज फेवर द असेसी हैज रिनाउंस द राइट एंड द राइट एंटाइटलमेंट। मतलब ये कौन है? रणवीर। ये रणवीर है। ठीक है, जिसके फेवर में आलिया ने अपने राइट्स दिए थे, या फिर सामने वाला बंदा जिसने आपने जिसको लेटर दिया था वो टिकट परचेज करने के लिए, तो उसके हाथ में क्या होगा? नाउ व्हाट हैपेंस इन द हैंड्स ऑफ रणवीर? लुक, कॉस्ट मतलब क्या? आपने एक्चुअली अमाउंट जो पे करी है वो, दैट इज कॉस्ट ऑफ राइट शेयर्स प्लस कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ राइट शेयर्स। मतलब ये आपका टिकट का खर्चा प्लस ये आपका लेटर का खर्चा, 10 प्लस 2, 12,000 में उसको पड़ा। अपने एग्जाम्पल में देखा 600 प्लस 100, 700 रुपए में रणवीर को राइट शेयर्स पड़े वो। सेल कंसिडरेशन आपने कितने में बेचे वो,
एंड होल्डिंग पीरियड इज डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स टू द डेट ऑफ सेल। तो यहाँ पर होल्डिंग पीरियड का इतना कोई रोल रहेगा नहीं, आपको जिस दिन शेयर आए वहां से लेकर आपने जिस दिन बेचे वहां तक का सफर उसका रहेगा। डन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज 112A लिस्टेड शेयर्स। 1 फरवरी 2018 ऐसा हुआ, एक घटना घटी। बजट का दिन था, ठीक है। सुबह उठते ही जितने भी शेयर मार्केट वाले थे उन सबको एक झटका लगा। कैसा झटका लगा कि 2018 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ए लिस्टेड शेयर्स वाज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 38। वो लिस्टेड शेयर्स के सारे जो भी प्रॉफिट था वो क्या हुआ करता था, एग्जेम्प्ट हुआ करता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन 1 फरवरी 2018 ऑनवर्ड्स उसको टैक्सेबल कर दिया गया, ठीक है। अब आपने मान लो कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किया था कि भाई सोचेंगे कि हमारी 18 की उम्र का 18 की उम्र का जब हमारा 1 फरवरी आएगा तब हम उस शेयर में से पैसा कमाएंगे जो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन वो आपका सपना सपना ही रह गया। ये 18 का 1 फरवरी में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये याद रह जाए तारीख कि 18 की उम्र का आपका 1 फरवरी, ठीक है। तो 1 फरवरी 2018 के बाद वो टैक्सेबल हो गए हैं। तो उस केस में क्या होगा कि अब बहुत सारा हल्ला हो जाएगा, क्योंकि आप तो आस लगाए बैठे थे ना कि अब तो ये शेयर्स लॉन्ग टर्म हो चुके हैं। मान लो आपके पास कोई शेयर्स है जो लॉन्ग टर्म थे ऑलरेडी, जिसको आपने 4-5 साल से होल्ड करके रखा हुआ है, एंड यू आर वेल अश्योर्ड दैट कि वो शेयर्स तो क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट होंगे, उसमें जो कैपिटल गेन होगा वो। लेकिन 2018 के बाद एकदम से मतलब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ठीक है। तो वहां पर एक क्लोज ऐड किया गया है दैट इज नोन एज ग्रैंडफादरिंग क्लोज। मतलब क्या बोला गया है कि अगर मान लो ये अनाउंसमेंट नॉर्मल तरीके से होता कि ऐसा बोलते कि भाई हम लोग इस दिन से इसको टैक्स लगाएंगे, नॉट जस्ट टुडे इटसेल्फ। यहां पर क्या था, जिस दिन बजट था उसी दिन अनाउंसमेंट हुआ और आज से ही टैक्सेबल कर दिया। मान लो यहां पर थोड़ा सा चांस देते कि 1 अप्रैल से करेंगे, तो क्या होता, लोग जितने भी शेयर्स होते वो सारे बेच देते एक बार, और जितना भी गेन था उसको एग्जेम्प्ट कर लेते और वापस उसको खरीद लेते, ठीक है। ऐसा सिनारियो होता, मतलब मार्केट में अफरा तफरी मच जाती। तो इसके लिए यहां पर एक सॉल्यूशन इसका निकाला गया कि भाई जो एग्जेम्पशन मिलने वाला था, अगर आप इसको होल्ड करते थे और 1 फरवरी तक का जो आपका प्रॉफिट है उस पर हमें कोई वैसे भी टैक्स नहीं चाहिए। तो उसका एक फॉर्मूला तैयार किया गया कि जिससे जो भी इन्वेस्टर्स है उसको इतना लॉस ना हो, ठीक है। और जो भी टैक्सेबिलिटी अराइज हो वो कब हो, 1 फरवरी 2018 ऑनवर्ड ही हो। इसको बोला गया ग्रैंडफादरिंग क्लोज। चलिए समझते हैं। तो उस केस में क्या हुआ कि आपने शेयर्स अगर बेचते हैं, कौन से शेयर्स, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स अगर आप बेचते हो, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में इसलिए बोल रहा हूं ताकि इजीली रिमेंबर हो जाए, वरना आपको ऐसा समझना है कि दैट द शेयर्स ऑन व्हिच एसटीटी पेड ऑन बोथ द टाइम, एट द टाइम ऑफ परचेज और एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। और अगर इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स है, ईओयू, तो उसमें एसटीटी पेड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। अगर ऐसा सिनारियो है तो उस केस में कॉस्ट क्या रहेगी, यहां पर मेन फोकस किस पर किया गया है, कॉस्ट पे। बिकॉज सेल प्राइस, यू नो दैट कि सेल कंसीडरेशन तो बहुत इजी है कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स इनटू सेल प्राइस, ये तो आपको मिल गया, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, तो यहां पर आपको कंपेयर करना है क्या क्या, फर्स्ट फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की, एज ऑन 31 जनवरी 18 की, मतलब 1 डे बिफोर, एज डिटरमाइंड बिलो, देन एफपीओसी। इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करके जो भी लोअर आए वो, ठीक है। एंड देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको यहां पर कंपेयर करना है, दैट इज विदाउट इंडेक्सेशन। ये जो लोअर अमाउंट आया वो और ये कॉस्ट, इन दोनों को कंपेयर करना है, और जो हायर अमाउंट आएगा उस पर आपको कॉस्ट आपकी ये क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माने जाएगा इसका, ठीक है। जो आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग यहाँ पे माइनस करोगे और जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका कैपिटल गेन होगा। सो वी आर डिटरमिनिंग ओवर हियर दैट इज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अब
फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st ऑफ जनवरी 2018 अगर लेना है तो कहां से लेंगे? इन केस द कैपिटल असेट इज लिस्टेड on any of the recognized stock exchange as on 31st of January 2018. सिंपल सा हिसाब है। तो जिस दिन लिस्टेड है ऑलरेडी बराबर, तो 31 जनवरी का मार्केट जो वैल्यू होगा वो हम लोग ले लेंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है। लुक, इफ देयर इज अ ट्रेडिंग इन सच असेट ऑन सच एक्सचेंज एज ऑन 31st जनवरी 2018, मतलब उस दिन मार्केट में उस सिक्योरिटी में ट्रेड हुआ था। अब कंफ्यूजन यहाँ पर ये होता है कि सर एवरी सेकंड प्राइसेस चेंज होते हैं, तो हम कौन सा प्राइस लेंगे? सो विच इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द असेसी, तो वहां पर बोला गया है हाईएस्ट प्राइस। ठीक है, हाईएस्ट प्राइस लेना है, ना एवरेज लेना है ना लोएस्ट लेना है, हाईएस्ट। आपको हाईएस्ट लोएस्ट दोनों देंगे, आपको हाईएस्ट ही कंसीडर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, अगर मान लो ट्रेडिंग नहीं हुआ 31 जनवरी को, तो क्या करेंगे? तो 30 जनवरी देखो, सर उस दिन भी छुट्टी थी। 29 देखो, सर ट्रेड नहीं हुआ, तो लास्ट कब ट्रेड हुआ था वो देखो। ठीक है, मतलब अगर 31 जनवरी को ट्रेड नहीं हुआ है तो प्रीसीडिंग डेज पे चले जाओ, जब वो ट्रेड हुआ होगा उस दिन का मार्केट वैल्यू हम लोग ले लेंगे। ठीक है, लुक, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31st January व्हेन सच असेट वाज ट्रेडेड ऑन सच एक्सचेंज। डन। तो पहला मैटर आपको क्लियर हुआ। अगर लिस्टेड है तो हम लोग क्या करेंगे? कोई भी एक्सचेंज का वैल्यू ले लेंगे जिस दिन उसका हाईएस्ट वैल्यू हमको मिले वो, राइट। इन केस द असेट इज ए यूनिट, अगर यूनिट है तो क्या होगा? अब देखो यूनिट में क्या होता है कि यूनिट इज नॉट लाइव ट्रेडेड, तो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता सीधा। तो उस केस में क्या होगा? आपकी एनएवी ली जाएगी एज ऑन 31st January 18 की। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू। अब नेक्स्ट केस आता है कि सर कोई एसेट था, ठीक है, विच इज नॉट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन 31st January 2018 बट लिस्टेड देयर आफ्टर, बराबर, मतलब लिस्टेड हुआ है 31 जनवरी 2018 को। तो पहले ये क्या था? अनलिस्टेड था, अब क्या हो गया? लिस्टेड हो गया। मतलब आपने जब खरीदा था वो अनलिस्टेड था, आप जब बेचा तब वो लिस्टेड हो चुका है। ठीक है, और वो भी 31 जनवरी 18 के बाद। तो उस केस में कंप्यूटेशन कैसे करेंगे? सो इन दैट केस हाउ वी कैन कंप्यूट द अमाउंट which bears to the cost of acquisition in the same proportion as CII for the year 1718। अब ये सेंटेंस समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज बहुत सिंपल, आपको इंडेक्स कॉस्ट निकालनी है। क्या करना है? इंडेक्स कॉस्ट। लुक, फेयर मार्केट वैल्यू क्या बनेगी? तो आपने जितने में खरीदा वो, मान लो आपने खरीदा है 120 में, फिर 17-18 का जो इंडेक्सेशन है वो आपको लगाना है, और फिर आपने जिस साल में खरीदा है उस साल का इंडेक्स लगाना है, मतलब इंडेक्सेशन ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। ऊपर हम 17-18 लगाएंगे, नीचे हम क्या लगाएंगे? ईयर ऑफ परचेज का इंडेक्स लगाएंगे। अगर हमारा परचेज 2001 से पहले है तो फिर हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? 100, 2001-2 का इंडेक्स। सिंपल, क्लियर। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है? फेयर मार्केट वैल्यू यू कैन गेट इट बाय इंडेक्सेशन। डन। चलिए, नेक्स्ट आपको बोलता है लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर which become the property of the assessee in a consideration of the shares which is not listed on such exchange as on 31st January 18 by of transaction not regarded as a transfer under section 47। मतलब क्या है कि आपके पास कोई अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स थे, ठीक है, उसके बदले आपको लिस्टेड कंपनी के शेयर्स मिले। फाइन, तो उस केस में भी हम लोग कंप्यूटेशन इस तरीके से ही करेंगे। और उसके बाद बोला है शेयर सोल्ड अंडर ओएफएस और ऑन आईपीओ। ठीक है, उस केस में भी हम लोग यहाँ पर इस तरह के से कंसिडर करेंगे, ऑफर फॉर सेल या फिर आईपीओ। मतलब अनलिस्टेड लिस्टेड का अगर सफर हुआ तो उस केस में हम लोग इंडेक्सेशन करेंगे 31 जनवरी 2018 के हिसाब से। तो उसमें 17-18 का हम लोग क्या करेंगे? इंडेक्सेशन लेंगे, सीआईए ऊपर लेंगे, नीचे हम लोग जिस साल में परचेस किया उस साल का सीआईए लेंगे हम लोग, और इनटू हम करेंगे अपनी कॉस्ट। सो विल गेट द एफएमवी। फाइन, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। चलिए इसको समझते हैं। अब आपने अक्वायर किया। अच्छा, एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पर ध्यान रखना, कंफ्यूजन ना हो जाए, उसके लिए एक क्लैरिटी बना के रखना। यहाँ पर आपको एफएमवी
FVOC एंड देन कॉस्ट। इन चीजों को आपको कंपेयर करना है। तो ये इसमें आता है सबसे पहले लोअर एंड देन आता है हायर। ध्यान रखना, हाउस प्रॉपर्टी से उल्टा है। हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते थे, एमवी एंड एफआर विच एवर इज हायर एंड देन जो हायर आया और एसआर विच एवर इज लोअर। तो हाउस प्रॉपर्टी की ये चीज उल्टी है, ये ध्यान रखना, गलती से वहां पे उल्टा ना हो जाए। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं इसका। लुक, शेयर्स ऑफ द यूनिट अक्वायर्ड बिफोर 1/2/2018, कॉस्ट ऑफ शेयर्स परचेज इन 2006, आपने 2 लाख के शेयर्स खरीदे हैं, ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। अब मान लो आपने शेयर्स बेचे 3.5 लाख में, केस 1 में 3.5 लाख में आपने शेयर्स बेचे, दैट इज कॉल्ड एफवीओसी। ठीक है, आपका सेलिंग प्राइस। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी इज 3 लाख। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का लोअर, लोअर मतलब 3 लाख आया और कॉस्ट हमारी 2 लाख है, तो विच एवर इज व्हाट, हायर। हायर मतलब क्या आया, 3 लाख। सो 3 लाख बन गया आपकी कॉस्ट। ठीक है, सो 3 लाख आपकी बन गई कॉस्ट, और आपने बेचा कितने में है, 3.5 लाख में। तो 3.5 लाख में आपने बेचा है और 3 लाख भी कॉस्ट हो गई, तो आपका प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 50,000 रुपीज। नेक्स्ट, आपने बेचा 3.5 लाख में, एफएमवी है 380, सो विच एवर इज व्हाट, लोअर। लोअर मतलब 350, ये आएगा। अब 350 आपका लोअर आ गया और आपकी कॉस्ट है 2 लाख, विच एवर इज हायर, मतलब 3.5 लाख की आपकी कॉस्ट आई। तो आपने खरीदा 3.5 लाख में, बेचा भी 3.5 लाख में, तो टोटल आपका यहाँ पर हुआ नील, कैपिटल गेन। फिर यहाँ पर 3.5 लाख, एफएमवी 180 है, तो आपका 180 आएगा। कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर विच एवर इज हायर मतलब 2 लाख। तो 3.5 लाख का आपका सेल, 2 लाख का आपका कॉस्ट, तो कितना बचा यहाँ पर, 1,50,000 का कैपिटल गेन हुआ आपको। ठीक है, देन 180 का आपका फेयर मार्क एफईओसी, 2.5 लाख का आपका एफएमवी विच एवर इज लोअर, तो लोअर में आएगा ये 180, 182 लाख विच एवर इज 180 आपका लोअर अमाउंट आया, और कॉस्ट विच एवर इज हायर, हायर तो यहाँ पर बनना चाहिए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ठीक है, सो आपने बेचा 180 में, 2 लाख आपकी कॉस्ट आई, तो आपको यहाँ पर 20,000 का हो गया लॉस। वैसे आपको यहाँ पर इसको कंसीडर करना है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं। लेट्स गो। लुक, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। मिस्टर सिंचन purchases 1000 equity shares in a चुटकी लिमिटेड। 1000 शेयर्स है उसके पास। ये कौन से हो गए, ओरिजिनल शेयर्स। और ये कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है। एट ए कॉस्ट ऑफ 30 पर शेयर, ब्रोकरेज दिया है 1%। इन जनवरी 1996, मतलब 1401 से पहले आया है। ठीक, ही गेट्स द बोनस शेयर्स 100 इन अगस्त 2000, मतलब 1000 शेयर उसके पास था और बोनस आया है 100। ये भी आया 2000 में, मतलब वो भी 1401 से पहले है। He again gets 1100 bonus shares by virtue of his holding on February 2006, मतलब 1100 रुपए नया बोनस आया। अब टोटल शेयर्स हो गए 1000, 1100 और 1100, 2200। FMV of this shares of Chutki Limited on April 1, 2001 is 80. So FMV on 1401 is 80. On 1st January 2025, he transfers all the shares at the rate 200 per shares and brokerage is paid 2%। 1 जनवरी 2025 को उसने ट्रांसफर किया है सब कुछ, और वो भी कितने, 200 रुपए के हिसाब से।
तो आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको असेट वाइज जाना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से लोट में शेयर्स आए हैं उसके हिसाब से आपको बेचना पड़ेगा, ठीक। तो पहला आपका रहेगा ओरिजिनल शेयर्स 1000, तो उसको पहले बेचते हैं हम लोग 1000 ओरिजिनल शेयर्स। 200 में आपने बेचे हैं तो 1000 शेयर्स इंटू 200, तो 2 लाख आपकी कॉस्ट आ गई। ब्रोकरेज आपने पे किया है दैट इज 2%, दैट इज 4000, और कंसिडरेशन आपका 196 आया, दैट इज कॉल्ड नेट सेल कंसिडरेशन। उसमें से आपकी कॉस्ट है 80 इंटू 1000, दैट इज 80,000। अब सर बोलोगे सर लॉन्ग टर्म ना हो गया ये, 2001 की बात है और आपने यहाँ पर 80 ले लिया, दैट इज FMV ऑन 1401। तो सर ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए था, तो फिर हमने इंडेक्सेशन क्यों नहीं लिया है? सो दिस इज द अमेंडमेंट ऑफ 2024 फाइनेंस एक्ट। क्या बोलता है ये? कि इफ एनी एसेट ट्रांसफर्ड आफ्टर 23rd ऑफ जुलाई 2024, 23 जुलाई के बाद आपने जो भी एसेट ट्रांसफर करी है उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है इसको, ओके। नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन if asset transferred on or after 23rd of July 2024। तो यहाँ पर हमने असेट जो अपने शेयर से उसको बेचा है कब? 2025 में। तो सर कुछ बेनिफिट दिया है इंडिविजुअल एचयूएफ को कि वो इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हैं, वो खाली लैंड और बिल्डिंग में ही है, शेयर्स में नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ये अमेंडमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसकी कॉस्ट आएगी 80,000, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 1,16,000। डन। देन 100 बोनस शेयर्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो आपने बेचा कितने में? 20,000, 100 इंटू 200, ब्रोकरेज आपकी 2 मतलब 400, 19,600। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये आपको बोनस मिले हैं बिफोर 1401, और मैंने आपको समझाया कि अगर आपको बोनस शेयर्स 1/4/2001 से पहले मिलते हैं तो उस केस में हम लोग 1401 की फेयर मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने FMV एज ऑन 1401 को ही ध्यान में रखा है, ठीक है। सो टोटल आपका यहाँ पर आया 8000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ आपका 11,600। अब 1100 जो बोनस शेयर्स आए हैं वो भी आए हैं 2006 में, बट वी नो दैट के बोनस इश्यूड ऑन और आफ्टर 1401 उसकी कॉस्ट क्या रहती है? नील। तो यहाँ पर आपका 2,20,000 का सेल, 4400 का ब्रोकरेज, 2,15,600, और यहाँ पर आपकी कॉस्ट आ गई नील, और इस हिसाब से आपका टोटल गेन बनता है 343,200, ठीक है। डन। तो एक क्वेश्चन ये हुआ। लेट्स चेक द अनदर क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो आई थिंक यस, ये राइट शेयर्स वाला क्वेश्चन है। चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। मिस्टर आर होल्ड्स 1000 शेयर्स इन स्टार माइनस लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी acquired in the year 2001-2 at the cost of rupees 75,000। 2001-2 में शेयर्स परचेस किए थे 75,000 रुपए के लिए। He has been offered a right shares by the company in the month of August 24 at the rate 160 per share in the ratio of 2 for every 5 shares held। So 2:5 का रेशियो आएगा, ठीक। He retains 50% of the rights and re-announce the balance right shares in the favor of Mr. Q। मतलब उसके पास कितने शेयर्स है? 1000 शेयर्स है। तो 1000 शेयर्स है, और अगर 2:5 का रेशियो देखे तो 5 के सामने 2 शेयर्स, मतलब कैनविश से यहां पर आएंगे उसके टोटल 400 शेयर्स, ठीक है। टोटल 400 शेयर उसके पास आए। अब 400 शेयर्स का उसको राइट मिला है, उसमें से उसने क्या किया, 200 को एक्सरसाइज किया और 200 राइट को क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया, ठीक है, इन द फेवर ऑफ मिस्टर क्यू एट द रेट 30 पर शेयर। तो यहाँ से उसने 200 इंटू 30 रुपये कमा लिए, तो ये हो जाएगा आपका 6,000 रुपये।
ऑल द शेयर सोल्ड बाय मिस्टर आर फॉर 300 पर शेयर इन जनवरी 2025 होना चाहिए यहां पर, एंड मिस्टर क्यू सेल हिज शेयर्स इन दिसंबर 2024 at the rate 280 per share. What are the capital gain taxable in the hands of Mr. R and Mr. Q? तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे कि आपको यहाँ पर जिस तरह से लोट में अलर्ट हुआ है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बिकॉज कुछ का लॉन्ग टर्म कुछ का शॉर्ट टर्म सब कुछ अलग अलग होता है इसके लिए। अब आपके 1000 पहले ओरिजिनल शेयर की बात कर लेते हैं। आपने 1000 शेयर बेच दिए हैं 300 रुपए के हिसाब से, तो 3 लाख आपका हुआ सेल कंसिडरेशन। ब्रोकरेज की बात यहाँ पर करी नहीं है और क्लियरली आपको बोल दिया है 75,000 में आपने खरीदा था। Again, we are not doing any kind of indexation because shares sold after 2024 जुलाई, ठीक है। सो हमने यहाँ पर बेचा है जनवरी 2025 में, सो यहाँ पर नो इंडेक्सेशन, सो इट इज 2,25,000। फिर आपने 200 राइट शेयर आपके पास 200, तो 60,000 रुपीज हुए, और आपकी कॉस्ट कितनी थी? राइट्स आपने शेयर खरीदे थे 160 रुपीज में, यहाँ पर देखो लिखा है कहीं, यस 160 में आपने खरीदे थे, तो आपकी कॉस्ट हुई यहाँ पर 32,000 रुपए। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ 28,000 रुपए का। फिर उसके बाद राइट एंटाइटलमेंट आपने जो बेचे 6,000 रुपए में, 30 रुपए का एक राइट, ऐसे आपने 200 राइट बेचे हैं और उसकी कॉस्ट हमेशा क्या रहती है? नील। तो 6,000 का यहाँ पर आपको हुआ फायदा। डन। चलिए उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अगर मिस्टर क्यू की बात करें तो मिस्टर क्यू ने ये शेयर्स 280 में बेचे हैं, 200 शेयर्स, तो उसको मिले 56,000 रुपए। और उसके लिए देखो, एक तो 160 ये शेयर्स की प्राइस है और 30 रुपीज थी राइट एंटाइटलमेंट की प्राइस, तो उसके लिए कॉस्टिंग हो गया 190। तो 190 इंटू 200 शेयर्स दैट इज 38,000, तो 18,000 रुपए का उसको कैपिटल गेन यहाँ पर हुआ। ठीक है, चलिए, और ये सारे शेयर्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और ये एक खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, बाकी सारे शॉर्ट टर्म है। डन। चलिए एक और क्वेश्चन, यस चलो इसका कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मिस कैरी में आती purchased 600 shares of Sabji Limited at the rate of 130 per share on 26th of February 1979, मतलब 1401 से पहले, ठीक है, 600 शेयर्स है इंटू 130। Sabji Limited issued him 1200 bonus shares on 20th of February 1984। अब बोनस शेयर्स आए कितने? 1200 बोनस शेयर्स आए, ये भी 1401 से पहले आया है। FME of these shares at BSC as on 1401 was 900 per shares and 2000 per shares as on 31st January 2018। अब 1401 का फेयर मार्केट वैल्यू कितना था? 1401 को फेयर मार्केट वैल्यू था 900 और 31 जनवरी 18 को फेयर मार्केट वैल्यू था कितना? 2000। On 31st January 23, she converted 1000 shares as stock in trade। मतलब 1000 शेयर जो पहले कैपिटल असेट थी वो क्या बन गई? स्टॉक इन ट्रेड बन गई। The shares were traded at BSC on the date at a high of 2200 per shares and close for the day at 2100 per shares। मतलब 2200 का हाई था और 2100 का क्या था? क्लोज हुआ उस दिन। ठीक है, सो 2200 एंड 2100, और ये कन्वर्जन कब हुआ है? 31 जनवरी 23। मतलब कहना इससे ये कन्वर्जन हुआ है 2022-23 में, बिकॉज जनवरी 2023 इसमें है इसके लिए। On 7/7/2024, Miss Kerry Mathis sold all 1800 shares at the rate 2400 per shares at a BSC and STT was paid। मतलब ये हो गया अपना जो बात करी थी लिस्टेड वाला वो। Compute the total income of Miss Kerry Mathis for AY 25-26। Now see, it's a very good question। 600 शेयर्स आपके पास थे,
प्लस आपको 1200 बोनस मिला, टोटल आपके 1800 शेयर्स हुए। ठीक है, 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू 900 थी और 31 जनवरी 18 का मार्केट वैल्यू था 2000। 22-23 में और एक घटना घटी। क्या था वो? आपने अपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया किसमें? स्टॉक इन ट्रेड में। सो यहां पर 1000 शेयर्स आपने कन्वर्ट कर दिए और उस दिन प्राइस था, हाईएस्ट था 2200 रुपए और क्लोज हुआ 2100 रुपए पे। डन? चलिए, तो अब यहां पर हम लोग कंप्यूट करते हैं। लुक, आपके पास यहां पर 1200 बोनस जो मिला वो, 600 ओरिजिनल, 1800 शेयर्स थे, उसमें से 1000 आपका गया स्टॉक इन ट्रेड में, तो आपके पास 800 शेयर्स थे जो कैपिटल गेन में आते हैं। तो पहले उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। लुक, 800 शेयर्स आपके हैं और आपने बेचा कितने में है? ऑल शेयर्स एट द रेट 2400 पर शेयर्स, राइट? तो यहां पर इट इज नॉट 24,000, ये मिस्टेक है, इट इज 2400 इंटू 800, सो दैट इज 19,20,000। ये आपका सेल कंसिडरेशन हुआ। सर लेकिन आपने यहां पर बाइफरगेट क्यों नहीं किया? ये 1200, 600, 1800 है, उसमें बोनस वाला एलिमेंट भी है, नॉर्मल शेयर्स भी है, ऊपर तो आपने बोला था कि अलग अलग सब कुछ करेंगे। नाउ सी, यहां पर सिनेरियो ऐसा है कि दोनों शेयर्स 1401 से पहले है। ठीक है, सो 1401 के हिसाब से दोनों की कॉस्ट क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ऊपर क्या होता था कि सबकी कॉस्ट अलग अलग थी, इसलिए हम लोग उसको अलग कंप्यूट करते थे। ठीक है, यहां पर दोनों की कॉस्ट सेम रहेगी, दैट इज एफएमबी ऑन द डेट ऑफ एफएमबी ऑन द 1st जनवरी। ठीक है, चलिए, नाउ यहां पर हमने ये सेल प्राइस हमारा हो गया। अब दूसरी बात, ये लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, सो लिस्टेड कंपनी है तो उसके जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हम लोग कैसे निकालेंगे? एफवीओसी, एफएमवी, विच एवर इज व्हाट लोअर, एंड देन व्हाट, जो लोअर आया उसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट विच एवर इज हायर। ठीक है, नाउ लेट अस कंप्यूट दिस। लुक, आपकी एफएमवी कितने है? एज ऑन 31 जनवरी 2000 रुपीज, 2000 एफएमवी और एफवीओसी, एफवीओसी कितना है? 2400। आपने यहाँ पर 2400 में बेचा है। विच एवर इज क्या करेंगे? लोअर, इसमें लोअर कितना आया? 2000 रुपये। और लोअर को कंपेयर करेंगे हम किसके साथ? कॉस्ट के साथ। तो कॉस्ट कितनी है? अब यहां पर कॉस्ट का रोल आएगा कि कॉस्ट हमारी थी 2001 से पहले की। सो कॉस्ट एज ऑन 1401 दैट इज 900। ये क्या है? एफ एम वी ऑन 1401। ठीक है, तो इन दोनों में से हायर आएगा। तो हायर मतलब आपकी कॉस्ट यहाँ पर कितनी हो गई? 2000 रुपये हो गई। ठीक है, लुक, सो 800 शेयर आपने बेचे हैं, 2000 आपकी कॉस्ट जो हमने वर्किंग में कंप्यूट किया, तो 16 लाख आपकी हो गई कॉस्ट। आपको 3,20,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1128 का। फाइन। उसके बाद आपने जो शेयर्स कन्वर्ट किए थे उसकी बात पहले कर लेते हैं। अब हमने जस्ट अभी सीखा है कि जब भी आप कन्वर्जन करते हो, कन्वर्जन, तो कन्वर्जन दो हेड्स को अफेक्ट करता है। एक, जिस दिन कन्वर्ट हुआ उस दिन वो कैपिटल गेन को अफेक्ट करेगा और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो बिजनेस में जाएगा। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कन्वर्जन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर, तो वहां पर हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन को ही क्या मान लेंगे? सेल प्राइस मान लेते हैं। ठीक है, लुक, यहां पर आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, सॉरी, यहां पर ये 1000 शेयर्स। ठीक है, अब आपने यहां पर कन्वर्ट किया है कब उसको? जनवरी 2023 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। तो आपने जिस दिन कन्वर्ट किया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, सो एफएमबी ऑन जनवरी वाज 2200। ठीक है, सो 2200 बीइंग एफएमवी, तो 22 लाख रुपए आपकी यहां पर सेल मानी जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगेन लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है तो कॉस्ट के लिए वापस कहां जाना पड़ेगा? हमें नोट्स के अंदर जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू द नोट्स अगेन। यहां पर चलिए, फेयर मार्केट वैल्यू
अच्छा, यहां पर जो हम एफएमवी लेते हैं दैट इज ऑन 31 जनवरी 18 का। तो एफएमवी ऑन 31 जनवरी 18 दैट इज 2000। फिर एफवीओसी, मतलब आपने शेयर्स बेचे कितने में है, बट हमने यहां बेचे थोड़ी ना है, हमने तो इसको क्या किया है, कन्वर्ट किया है। तो कन्वर्ट करते हैं तब सेल प्राइस क्या लेते हैं हम लोग, कन्वर्ट जब भी करते हैं तब सेल प्राइस क्या लेते हैं हम लोग, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। अब देखना यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ऊपर भी एफएमवी है, यहां पर भी हम लोग एफएमवी लेंगे, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सो बी केयरफुल। पहला जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो क्या है, 31 जनवरी का है, ग्रैंडफादरिंग क्लोज वाला। दूसरा हमें चाहिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब आपने जितने में सेल किया उतने में, बट यहां पर हमने सेल नहीं किया है, हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया है। तो अगर हमने कन्वर्ट किया है तो उस केस में जिस दिन कन्वर्ट किया है उस दिन की एफएमवी ली जाएगी। सो व्हाट इज द एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, दैट इज 2200, 2200, ठीक है, 2200, विच एवर इज व्हाट, लोअर। तो लोअर यहां पर कितना आएगा, 2000। और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट हमने जस्ट डिटरमाइन करी एज ऑन 1401 का एफएमवी। तो यहाँ पर एफएमवी का चक्कर बहुत बड़ा रहेगा, सो बी केयरफुल, राइट। तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट रहेगी एफएमवी एज ऑन 1401 दैट इज 900, और विच एवर इज हायर, सो दैट इज 2000 अगेन, राइट। चलिए, तो ये एक मिनट क्या हुआ, एफएमवी 2200, 31 जनवरी 2000 है, एफईओसी 2200, हाँ, विच एवर इज लोअर बराबर 2000, 2900 तो 2000, हाँ बराबर है। तो यहाँ पर ये कंसिडरेशन ये 22 लाख बराबर है, और कॉस्ट आपकी रही 1000 इंटू 2000, सो दैट इज 20 लैक्स, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका हुआ 2 लाख रुपए। अब बिजनेस इनकम की बात कर लेते हैं। आपने 1000 शेयर बेच दिए हैं 2400 में, तो 24 लाख रुपए आपके हुए, और आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी एफएमबी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जो 22 लाख रुपए हमने यहाँ पर कंसिडर किए हैं, ये वाले, ये सीधे आएंगे यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। सो बिजनेस में से इनकम होगी आपकी 2 लाख रुपए, टोटल आपका हुआ 7,20,000 रुपए। डन। चलिए, नंबर 16 में आप पे छोड़ रहा हूं सो दैट यू कैन इजीली कंप्यूट इट। चलिए, अब फाइनेंशियल असेट्स में और क्या बचा है, लेट्स फिनिश इट ऑफ टुडे। फाइनेंशियल असेट में ये हो गया, कॉस्टिंग हो गया हमारा, ये हो गया, ये भी हो गया, यस। कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशंस, सेक्शन 46। कंपनी जब लिक्विडेशन में होती है तब वो अपनी असेट अपने शेयर होल्डर्स को बांटते हैं, ठीक है। तो उस केस में हाउ कैन वी कंप्यूट द कैपिटल गेन, लुक। अब इसका जिक्र हम लोग करेंगे वापस आईएफओएस में भी अंडर डीम्ड डिविडेंड। सो लेट्स गो फॉर दिस, लेट अस कंप्यूट। एक एग्जांपल ले लेते हैं सीधा, तो आपको आइडिया आ जाएगा। मान लो कोई कंपनी है जिसका लिक्विडेशन हुआ और उसकी कैपिटल है 10 लाख रुपए, उस दिन रिजर्व्स पड़े हैं 8 लाख रुपए के, ठीक है। तो टोटल यहां पर कंपनी के पास कैपिटल प्लस रिजर्व मिलके है 18 लाख रुपए। अब कंपनी ने क्या किया, अपने सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया, इधर आओ, और सबको उसने असेट बांट दिया कि आज से हम कंपनी को ताला लगाने जा रहे हैं, ठीक है। और ये सारी असेट उसको बांट दी। जो असेट उसने डिस्ट्रीब्यूट करी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 20 लैक्स रुपीस, ओके। अब हम यहां पर एक शेयर होल्डर का एग्जांपल लेते हैं जिसका शेयर होल्डिंग है 20%, ओके। तो उसको कितना मिला होगा यहां पर कंपनी में से, तो 20 लैक्स की उसकी असेट टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उसमें एक शेयर होल्डर का हिस्सा 20% है,
तो इसके हिस्से कितनी शेयर कितनी अमाउंट आई होगी? सो 20 लाख का 20% उसके हिस्से आया होगा 4 लाख रुपए। मतलब क्या हुआ कि मान लो ये मिस्टर ए है, आपने उसको बुलाया, ले भाई ये एसेट कितने की आई? 4 लाख रुपए की आई। ध्यान से समझना हुआ। अब ये 4 लाख की एसेट क्या उसको मुफ्त में मिली? आंसर इज नो। क्यों मिली इसको? बिकॉज ये इस कंपनी का शेयर होल्डर था। तो कंपनी ने उसको एसेट दिया, बट जो कंपनी में जो शेयर्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए? उसके राइट्स एक्सटिंग्विश हो गया। मतलब अब शेयर्स वो नहीं रहे कंपनी के, क्योंकि कंपनी खुद नहीं रही अब, राइट? तो उसको शेयर्स के बदले क्या मिला है? ये एसेट मिली है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उसने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए और बदले में उसको क्या मिला? असेट्स मिली है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि शेयर होल्डर जो मिस्टर ए है उसने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं और बदले में उसको क्या मिला है? असेट्स मिले हैं कंपनी की ओर से। डन। तो जिसकी वैल्यू कितनी है? 4 लाख रुपए है। अब यहां पर ये जो शेयर्स उसने अपने सरेंडर कर दिए हैं कंपनी को, जो राइट एक्सटिंग्विश हो चुके हैं, ठीक है, उस केस में अगर आप देखने जाओगे तो कंपनी की कैपिटल थी और प्लस रिजर्व्स भी था उस दिन, ठीक है, जो बैलेंस में पड़ा हुआ था। नाउ वी ऑल नो दैट के रिजर्व्स जो भी क्रिएट होता है वो कैसे क्रिएट होता है कि आपने अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो रिजर्व जो है वो क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। कहना से अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होता तो इसको हम डिविडेंड बोलते, है ना? तो कैपिटल आपकी जो है उसके बदले आपको जो मिले वो हम जाएंगे कैपिटल गेन में। रिजर्व्स के हिस्से का भी आपको कुछ मिला, ठीक है, क्योंकि यहां पर 8 लाख का तो रिजर्व भी पड़ा हुआ है। तो रिजर्व्स वी ऑल नो दैट कि वो लास्ट में किसका हो जाता है? जो भी शेयर होल्डर होते हैं उसका। तो यहां का जो हिस्सा है इसको मानेंगे डीम्ड डिविडेंड। क्या मानेंगे? डीम्ड डिविडेंड मानेंगे, ठीक है। सो नाउ कंप्यूटेशन कैसा होगा इसका? लुक, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो असेट है 20 लाख रुपए की, उसका 20% आपको जो मिला, मतलब आपको टोटल पैसा कितना मिला? 4 लाख। 4 लाख में से सबसे पहला काम ये करो कि आपका जो रिजर्व्स का बैलेंस है 8 लाख रुपए, ये कहां से है? रिजर्व्स का, ठीक है। रिजर्व्स, रिजर्व्स इनटू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है? 20%। तो आंसर कितना आया? 160। उतना माइनस कर दो इसमें से, तो आपके पास बैलेंस एक 40 बचा। इसको हम क्या मान लेंगे? डिविडेंड मान लेंगे। अब ये 240 जो बचा ये आपको मिले हैं टुवर्ड्स शेयर्स, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट ए सेल कंसिडरेशन ऑफ योर शेयर्स, सेल कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स, जो हम लोग यहां से इसको यहां पर लेके आएंगे। तो आपके शेयर्स गए 240 में, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख। 10 लाख के हिसाब से मैंने यहां पर इसको कंप्यूट किया है अभी। 10 लाख इंटू 20%, 2 लाख। तो कैपिटल गेन कितना आएगा? 40,000। तो यहां पर अगर ऐसा लिक्विडेशन के केस में अगर कंपनी के पास रिजर्व्स होते हैं तो जितना रिजर्व का हिस्सा होता है वो जाएगा डिविडेंड में, और उसके बाकी जो बचा कुचा वो सब कुछ कहाँ जाएगा? शेयर्स के लिए जाएगा। और उसमें अगर आप शेयर्स की कॉस्ट माइनस करो और जो अगर आपको पॉजिटिव कुछ मिले तो वो होगा आपका कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस। क्लियर हुआ ये? तो पहला काम आप क्या करोगे? रिजर्व्स में से डिविडेंड वाला पार्ट जो है उसको आप लोग एक्सट्रैक्ट कर लोगे। तो जब डिस्ट्रीब्यूट होती है असेट्स इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है, तो कंपनी के हाथ में इसको ट्रांसफर नहीं माना जाता। मतलब कंपनी ने असेट, असेट किसकी थी? कंपनी की। किसको दिया? शेयर होल्डर्स को। तो इसको वैसे ट्रांसफर बोलना चाहिए, राइट? लेकिन इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं मानते हैं। सो कंपनी के हाथ में नो कैपिटल गेन, ठीक है। लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में, जैसे आपको बताया मैंने, कि पहला हिस्सा कहां जाएगा? डिविडेंड की ओर जाएगा। कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, जो अपने केस में था 20%, इंटू 8 लाख। तो 160 हमने यहां पर निकाला था वो। इसको हम लोग कहां टैक्सेबल कराएंगे? आईएफओएस में 222 सी में, सी फॉर क्लोजर। इसका डिस्कशन आईएफओएस में भी है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब आपकी जो शेयर की प्राइस रहेगी वो कैसे निकालेंगे हम लोग?
कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो आपके केस में यहां पर कितना था, 4 लाख, कितना था अपने एग्जांपल में, 4 लाख, यस। एफएम ऑफ द असेट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो आपको हिस्सा मिला, दैट इज 4 लाख। उसमें से डीम डिविडेंड 160 हम लोग माइनस करेंगे, 160, ठीक है, तो टोटल बचा 2,40,000। ये आपकी क्या बन गई, कॉस्ट बन गई, सॉरी, ये आपका बन गया सेल प्राइस। उसमें से आप क्या करो, कॉस्ट माइनस करो, माइनस 2 लाख, तो 40,000 आपको क्या मिलेगा, कैपिटल गेन। ऐसा सिनारियो है, ठीक है। सो लिक्विडेशन में जब भी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आपको इस तरह से इसको कंप्यूट करना है। होल्डिंग पीरियड किस तरह से लेंगे, होल्डिंग पीरियड हम लेंगे डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर से लेकर डेट ऑफ लिक्विडेशन तक। ध्यान रखना, जिस दिन असेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तब तक का नहीं। कब तक का लेंगे हम लोग, खाली लिक्विडेशन के दिन का ही लेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट, बायबैक। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है फ्रॉम 1/10/2024। एक 1 अक्टूबर 2024 से बायबैक में एक अमेंडमेंट आया है। देखो, पहले क्या हुआ करते था, पहले ऐसा था कि अगर कोई बायबैक होता है और डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, अगर डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स को बायबैक किया जाता था तो वो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था और उस पर कंपनी टैक्स पे करती थी 23.296% से। मतलब इट वाज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है, विदाउट इंडेक्सेशन। जो भी फायदा हुआ वो, सो किस पर कंपनी टैक्स पे करेगी, कंपनी ने जो कंसिडरेशन पे किया है वो, इट इज कॉल्ड बाई बैक प्राइस। उसमें से माइनस क्या करेगी, कॉस्ट ऑफ शेयर्स। तो जो बैलेंस निकला दैट इज योर कैपिटल गेन, वो हो गई टैक्सेबल इनकम। और उस पर कंपनी 23.296% का क्या लगाएगी, टैक्स लगाकर डिपॉजिट कर देगी गवर्नमेंट में, ठीक है। और इवेंचुअली इट इज एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। फॉरेन कंपनी अगर बायबैक करती है तो क्या, तो फॉरेन कंपनी बायबैक करती है तो कंपनी को कुछ नहीं करना है, और शेयर होल्डर जैसे नॉर्मल टैक्स पे करते हैं वैसे वो लोग टैक्स पे करेंगे, सिंपल। सर शेयर्स के अलावा अगर कोई दूसरी सिक्योरिटी हुई तो क्या, चाहे वो फॉरेन हो या डोमेस्टिक हो, डोमेस्टिक फॉरेन दोनों हो, तो उसको भी हम लोग नॉर्मल ट्रीट करेंगे। नॉर्मल, नॉर्मल लिखता हूं, इसका मतलब आपको समझना है कि आपने शेयर्स कितने में खरीदे या सिक्योरिटी कितने में खरीदी और सामने आपने कितने में बेचा, दोनों का डिफरेंस आपका कैपिटल गेन। डन। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अमेंडमेंट इस बार का क्या हुआ इस बार। फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स क्या बोल दिया, दैट सेल कंसिडरेशन इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर शेल बी ट्रीटेड एज ए नील। एग्जांपल समझाऊंगा, चिंता मत करना। हेंस इट विल रिजल्ट इन अ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब पहली बात तो यहां पर ऐसा बोल दिया कि बायबैक जो शेयर्स हो रहे हैं बायबैक, उसको मान लिया डिम डिविडेंड, ठीक है, उसको मान लिया है डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 22 एफ में। अब शेयर्स आपके गए बायबैक के टाइम पे, अब मान लो कंपनी ने आपके पास वो बायबैक का जो शेयर्स था वो 1,000 रुपए एक शेयर के हिसाब से उसने आपसे परचेस कर लिया। तो ये 1,000 रुपए जो आपसे वहां पर उसने परचेस किए वो सारा का सारा आपका डीम डिविडेंड, ठीक है। और आपको कैपिटल गेन के अंदर उसकी ट्रीटमेंट कुछ देने की जरूरत नहीं रही। मतलब आपके लिए सेल प्राइस जैसा कुछ नहीं रहा। नॉर्मल अगर होता तो क्या होता, 1,000 रुपए में आपने कंपनी को बेचा, 300 में आपने खरीदा था, 700 रुपए आपको फायदा होता था, ठीक है। यहां पर इनकम टैक्स ने बोला कि भाई ये 1,000 रुपए हम लोग नहीं मानेंगे, आपका सेल कंसिडरेशन हम लोग काउंट करेंगे 0। 300 में आपने खरीदा है तो आपको 300 रुपए का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो आपको लॉस होगा और लॉस आपको क्या करना है, यहां पर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। लुक, टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द शेयर होल्डर एज द असेट हैव बीन एक्सटिंग्विश्ड। क्योंकि ये बायबैक हो चुकी है तो आपका राइट जो भी था शेयर के अंदर वो क्या हो गया, एक्सटिंग्विश हो गया। सो इट इज ऑल्सो अमाउंट्स टू ट्रांसफर। अब सेल प्राइस आपको 0 बोल दिया है तो जो बचा कुचा वो सब कुछ लॉस ही होगा।
Therefore, when the shareholder has any other capital gain from the sale of shares or otherwise, subsequently, he would be entitled to claim his original cost of the acquisition. मतलब यहाँ पर वो क्या बोलना चाहता है, सिंपल सेट ऑफ कर पाएगा लॉस को, सिंपल है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, लुक, आ जाओ। 1/10/2024 से पहले बहुत सिंपल मैटर था, क्या था? इट वाज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। आफ्टर 1/10/2024 क्या हुआ? लुक, मान लो आपने कोई शेयर परचेस किए 2018 में, ठीक है, 1000 शेयर 220 के रुपए के हिसाब से, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का किया है? 2,20,000 का इन्वेस्टमेंट है आपका। कंपनी ने आपके 200 शेयर्स बायबैक कर लिए, 1000 में से कितने बायबैक किए? 200 शेयर्स एट द रेट 300। अब यहां पर क्या हुआ कि पहले ऐसा होता था कि 200 इंटू 300, मतलब जो भी 60,000 रुपीज आता था वो सेल प्राइस माना जाता था। लेकिन यहां पर कंपनी ने बोल दिया कि इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ट्रीट करेंगे, ठीक है। इट इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाउ सेल कंसिडरेशन ऑफ 200 शेयर्स, उसको हमने क्या मान लिया? नील मान लिया। ये कौन से शेयर है? जो बायबैक में हुए हैं वो, ठीक है। अब सेल प्राइस नील है, सेल कंसिडरेशन नील, उसकी कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट आएगी 200 शेयर्स आपने 200 में खरीदे हैं, सो 44,000, 220 के हैं, सॉरी। सो यहां पर आपको ये हुआ लॉस, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म होगा या फिर शॉर्ट टर्म होगा। सो 44,000 का आपको हुआ लॉस। निर्मला जी ने बोला कि इसको संभाल के रखो, आने वाले वक्त में इसको काम लगेगा आपको। अब मान लो बाकी 300 शेयर्स जो थे वो आपने सेल किए हैं, बाईबैक नहीं, यहाँ सेल किए हैं। कितने में बेचे? 320 में बेचे, ठीक है। इसको कर दो 500, 500 शेयर्स, ठीक है। तो 500 शेयर्स इंटू 320 आपको मिला 160। आपकी कॉस्ट थी 500 इंटू 220, दैट कम्स टू 1110। तो आपको यहां पर 50,000 का कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। अब यहां पर आपके पास ये जो लॉस था उसको आपने संभाल के रखा था, उसको आप क्या करोगे? यहां पर सेट ऑफ करोगे 44,000 को, तो आपको रिजल्ट मिलेगा यहां पर कैपिटल गेन। मतलब यहां पर ऐसा बोला है कि अगर आपके शेयर्स बायबैक होते हैं तो आपको लॉस होगा, ठीक है। और जो अमाउंट से बायबैक हुए हैं वो आपका डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। और जो लॉस है वो आपको क्या करके रखना है? आपको कंटिन्यू करना है, उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे। आपको जब भी प्रॉफिट हो उसके सामने क्या करोगे? आप लोग इसको सेट ऑफ करोगे, ठीक है। डन। So it was all about buyback of the shares. So now we are concluding this session today. In next lecture हम लोग इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो सी यू सून। तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन चालू रखिए, ठीक है। ऑलवेज डू बिलीव इन योर सेल्फ और ट्राई करिए कि आप अपना 100% दे रहे हो एवरी डे, ठीक है। चलिए।